Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I am your biology teacher. आज के इस सेशन में हम डिटेल से पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स. ओके, सो डिटेल्स देखते हैं व्हाइट बोर्ड पे. ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है और साथ ही साथ इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन छुपा हुआ है जो अभी हम डिटेल से इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन आल्सो बी एब्रिविएटेड एज ER. ओके, फिर इसकी जो टाइप्स बनाएंगे उनकी भी एब्रिविएशंस ही ज़्यादातर यूज़ होती हैं, तो उन टाइप्स की एब्रिविएशंस के साथ साथ इसकी डिटेल्स को वन बाय वन हम लोग अभी देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम बाकी ऑर्गेनल्स के सीक्वेंसेस देख रहे हैं, उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे. सो हाउ वी कैन डिफाइन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके जहन में आना चाहिए वो असल में इसका मीनिंग है एंडोप्लाज्मिक. सो इट लाइज इनसाइड द एंडोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के दो हिस्से बताए थे मैंने आपको, एक था एंडोप्लाज्म और दूसरा था एक्टोप्लाज्म. यस, अब जो एंडोप्लाज्म है उसके अंदर एक बहुत ज्यादा फाइन थ्रेड लाइक नेटवर्क है जो कि मेम्ब्रेन्स पे मुश्तमिल है. तो इस नेटवर्क को नाम दिया जाता है रेटिकुलम. ओके, सो वो नेटवर्क जो एंडोप्लाज्म के अंदर बिखरा पड़ा हुआ है, दैट इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, इसको डिफाइन करते हैं हम 3 पॉइंट्स में यहां पे आपके सामने लिखने लगा हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ नेटवर्क of channels. okay, channels नालियां, छोटे छोटे रास्ते जो कि मेम्ब्रेन्स के बने हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर. फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट यहां पे हम ऐड करेंगे वो क्या है कि कनेक्टेड और अटैच्ड, जुड़े होते हैं आमतौर पे विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप. अब जो न्यूक्लियस की अपनी बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन होती है. ओके, इसलिए हम उसको कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप. वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एक बैरूनी तह होती है और एक अंदर वाली साइड पे होती है. तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये उस न्यूक्लियस की बाहर वाली लेयर के साथ कनेक्टेड फॉर्म में नजर आता है. अभी हमने कहा एंडोप्लाज्मिक, सो इट विल बी प्रेजेंट इन द कोर ऑफ द सेल. और कोर ऑफ द सेल को लोकेट हम किस तरह से करते हैं? न्यूक्लियस की प्रेजेंस से. ओके, थर्ड पॉइंट इसमें हम ऐड करते हैं एक और वो क्या है? ऑफन कंटिन्यूअस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब ऐसा भी पॉसिबल है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो नेटवर्क है, जो चैनल्स हैं, इसके जो नालियां हैं, वो स्टार्ट तो हो रही हैं न्यूक्लियर एनवेलप से और जाके खत्म हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ. ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है. इस वजह से ये एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स है दैट कैन कनेक्ट द न्यूक्लियर एनवेलप विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कि ये इतना बड़ा नेटवर्क अगर एंडोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के पोर्शन में मौजूद है तो इसके क्या क्या फंक्शंस हैं. ओके, ये कर क्या रहा है और खुद किस चीज का बना हुआ है. तो इसकी डिटेल में, इसके फंक्शंस की डिटेल में जाने से पहले आपको एक स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए और वो स्ट्रक्चर क्या है? दैट इज सिस्टर्नी. सो स्टूडेंट्स, हु कैन डिफाइन सिस्टर्नी? ये आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है, तो इस वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसका आपको पता होना चाहिए. सिस्टर्नी, वी कैन डिफाइन इट एज द स्फेरिकल or tubular membranes of endoplasmic reticulum. Okay, ट्यूबुलर ट्यूब्स की तरह की, स्फेरिकल गोल गोल हो सकती हैं. ओके, ट्यूबुलर आमतौर पे हम टर्म यूज करते हैं कि जो चीज नाली की तरह की नजर आए और अंदर से खाली हो. ओके, और स्फेरिकल जो गोल गोल होते हैं, और इसको भी हम देखते हैं कि किस तरह से ये हमें नजर आता है. अब ये जो इसको हमने सिस्टर्नी को डिफाइन किया है, बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स एक और टर्म के साथ इसको कंफ्यूज कर जाते हैं.
और वो टर्म है क्रिस्टी। ऑलराइट, क्रिस्टी चूंकि हमारे इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर कंफ्यूजन आए तो जस्ट कीप इन योर माइंड, क्रिस्टी इज व्हाट? इट इज द इनफोल्डेड मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स हैं जो अंदर वाली साइड पे इनफोल्डिंग्स बना रही होती हैं, लेकिन यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ सिस्टर्नी की बात कर रहे हैं। दीज आर द मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस, अब all these membranes they are made up of what? तो इसके लिए आई थिंक सो कि अब हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमने दो चीजें पढ़ी हुई हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पढ़ा था एक, और एक पढ़ा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके, ये जो दोनों मॉडल्स हैं उनमें एक चीज ये कॉमन थी कि ऑल द मेम्ब्रेन्स आर सेम इन देयर केमिकल एंड स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। ओके, तो वो जो केमिकल कंपोजिशन यहां पे भी सेम बात रिपीट होगी, फॉस्फोलिपिड्स and they are in the form of bilayer. Okay, these are made up of phospholipids and proteins, और phospholipids जो हैं उन्होंने यहाँ पे दो लेयर्स बनाई हुई हैं। इसकी केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चरल कंपोजिशन के लिहाज से ये एक पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है। ओके, देन we can differentiate endoplasmic reticulum into two different types. So types of endoplasmic reticulum. So technically इनको हम divide करते हैं into two types. The first one is rough endoplasmic reticulum, also abbreviated as RER. Okay, and the second type is smooth endoplasmic reticulum, also abbreviated as SER. So rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum, these are the two different types of endoplasmic reticulum. अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, हमें तो देखने से पता चला है, तो क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स या लाइट माइक्रोस्कोप्स में नजर आता है? नो। ऑलराइट, तो इसके लिए एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहां पे आपको नोट करवाने लगा हूं कि द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ER can be observed under electron microscope. Fine network of channels and it is only visible under electron microscope. इसको आप आम कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स के साथ नहीं देख सकते। इवन के अगर हम इसको स्टेन करने की भी कोशिश करें तो इनकी विजिबिलिटी इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनल। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम टाइप्स की बात करने लगे वन बाय वन। सो द फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन दोनों का डिफरेंस है और यहीं से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का आगाज होता है कि what is the difference between rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum? पहले rough endoplasmic reticulum को पॉइंट्स में मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने लगा हूं, फिर उसके बाद इसको कंपेयर करेंगे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके नाम से पता चल रहा है, सबसे पहला पॉइंट यही होगा, इट हैज अ रफ टेक्सचर। खुरदरा होता है ये सतह से, इसके ऊपर छोटे 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 ग्रैन्यूल्स नजर आते हैं, हमें छोटे छोटे दाने नजर आ रहे होते हैं, तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं कि ये रफ है। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये ग्रैन्युलर या रफ टेक्सचर दे कौन रहा है इसको? अटैच्ड राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स इसके साथ जुड़े हुए हैं इसकी सतह के ऊपर, उन राइबोसोम्स की वजह से ये हमें रफ नजर आ रहा है या ग्रैन्युलर नजर आ रहा है, तो इस वजह से हमने इनके ये नाम रख दिए। अब राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं? यहां पे वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और फंक्शन उनका हमेशा से एक ही है जो कि बहुत मशहूर है। सेल के अंदर राइबोसोम्स आर नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्रीज। ओके,
कोई भी और ऑर्गेनल यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर या न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, बट राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो इस वजह से द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रोटीन सिंथेसिस। All right, students. So the protein synthesis is one of the most important functions of rough endoplasmic reticulum. Here, when the proteins are synthesized on the surface of the endoplasmic reticulum, they are pushed down into the lumen of the endoplasmic reticulum. जब ये प्रोटीन्स बन जाते हैं, राइबोसोम्स इन प्रोटीन्स को बना देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह के ऊपर, उसके बाद इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर धकेल दिया जाता है। ओके, प्रोटीन्स after synthesis are pushed into lumen, अंदरूनी हिस्सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला हिस्सा of endoplasmic reticulum, and then ultimately sent to another organelle, जिसको हम further details में देखेंगे, Golgi apparatus. Golgi apparatus फिर इन प्रोटीन्स को मॉडिफाई कर देता है कि इन प्रोटीन्स से जो फाइनल या एंड प्रोडक्ट्स बनाने हैं वो क्या क्या हैं। अगर एंजाइम्स बनाने हैं एंजाइम्स बनाए जाएंगे, अगर इनके हार्मोन्स बनाने हैं हार्मोन्स बनाए जाएंगे, अगर इनको किसी स्ट्रक्चरल प्रोटीन का जो है वो शक्ल देनी है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन की शक्ल बनानी है, तो इनको उस फाइनल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर उसके बाद इनको इनकी डेस्टिनेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस वाज अबाउट द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक कॉमन फंक्शन है, एंड दैट इज अबाउट द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। अब नेटवर्क है और बहुत सारी ट्यूब्स हैं जो कि न्यूक्लियस से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंची हुई हैं, तो इस वजह से ये भी पॉसिबल है कि ये एक ढांचे का काम करना शुरू हो जाए सेल के अंदर, इवन कि सेल के पास उसका अपना साइटोस्केलेटन मौजूद है, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ऑर्गेनल है, ये भी पॉसिबल है कि सेल को सपोर्ट करना शुरू करे उसकी शेप को मेंटेन करने के लिहाज से। ऑलराइट स्टूडेंट्स, so this was about the common function of smooth and rough. Okay, so mechanical support दोनों का common function है। rough endoplasmic reticulum के बाद जो second type हमारे पास मौजूद है, that is smooth endoplasmic reticulum. Okay, smooth endoplasmic reticulum जो है ये बहुत ज्यादा diverse functions perform कर रहा है। structurally it is also made up of phospholipid bilayer, लेकिन इसके functions बहुत ज्यादा मुख्तलिफ इकसाम के हैं, तो इस वजह से इनको वन बाय वन हम अब डिटेल से देखते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, ऑल्सो एब्रिविएटेड एज SER। सो द फर्स्ट फंक्शन, सबसे पहला काम कंपेयर कर लें जरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिहाज से, वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस फंक्शन था, यहां पे क्या होगा, दिस इज लिपिड मेटाबॉलिज्म। ओके, यहां पे इसका पहला फंक्शन है लिपिड मेटाबॉलिज्म, ऑल्सो हम इसको इस एक और तरीके से लिपिड सिंथेसिस भी कह देते हैं। यहां पे कौन कौन से लिपिड्स बन रहे होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर? द फर्स्ट वन, द मोस्ट अबंडेंट वन, फॉस्फोलिपिड्स। जितनी भी मेम्ब्रेन्स आपके सेल्स के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, उन सब मेम्ब्रेन्स को रिपेयर करने के लिहाज से जो फॉस्फोलिपिड्स की मेन सप्लाई है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे रहा है। The second function is the synthesis of sterols. Again, it is another type of lipids. And the third function is synthesis of some hormones. और hormones की nature भी steroid hormones. Okay? For example, testosterone. Testosterone, it is a male hormone और chemical nature के लिहाज से it is a steroid hormone. तो इस वजह से हम कहते हैं कि it is synthesized by
smooth endoplasmic reticulum. Yes. Okay. So next function, structural comparison smooth और rough का, तो हम यहाँ पे एक point add कर सकते हैं कि this is without ribosomes. इसके पास कोई भी attached ribosomes नहीं है. Then there is another function and very important function. Okay. अब इस function के लिहाज से एक point और मैं यहाँ पे add up करने लगा हूं आपके लिए, और वो क्या है कि why the smooth endoplasmic reticulum is more abundant in the liver cells. Okay? तो उसका जवाब आपको इसी पॉइंट के अंदर मिल जाएगा, और वो क्या है? Detoxification of harmful chemicals. Okay? डिटॉक्सिफाई कर देना, किसी भी चीज का जहरीलापन खत्म कर देना. दिस इज नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन. ओके, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे ज्यादा वाइटल ऑर्गन ये वाला फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज लिवर. और लिवर सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अमाउंट, इसकी क्वांटिटी, इसकी मिकदार बाकी सेल्स की निस्बत ज्यादा होती है. ओके, और ज्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि आपका लिवर आपकी ओवरऑल बॉडी के अंदर जितने भी जो हार्मफुल सब्सटेंसेस एंटर होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है. तो सेल के अंदर ये वाला जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन. अगर सेल के अंदर कोई इस तरह का केमिकल एंटर हो जाए जो कि सेल के लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये काम है कि उसको मजीद सादे वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना, ताकि अगर वो यूजफुल हैं तो उनको बाद में यूज किया जा सके, और अगर वो यूजफुल नहीं है तो उनका वो जहरीलापन खत्म कर दिया जाए, और उसके बाद उनको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर भेजने में मददगार साबित हो सके. ऑलराइट स्टूडेंट्स, so this is detoxification of different chemicals. Then there is another function, and that is transmission of impulses. ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस में हम यहां पे एक और चीज ऐड करते हैं कि इनसाइड द मसल सेल्स स्पेशली एंड नर्व सेल्स. ओके, अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट, एक एडिशनल पॉइंट मैं यहां पे लिखने लगा हूं कि जब हम मसल सेल्स की बात करते हैं तो इनसाइड द मसल सेल्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER is known as sarcoplasmic reticulum. Okay, students, sarcoplasmic, only the specified term used for the endoplasmic reticulum of the muscle cells. Okay, और इसी को हम अभी एक और पॉइंट के साथ रिलेट करेंगे, और फिर मैं इन दोनों को कोरिलेट करके आपको एक्सप्लेन करता हूं. Smooth endoplasmic reticulum inside the muscle cells also work as calcium reservoir. कैल्शियम आयंस के जखीरे के तौर पे भी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो काम कर रहा है. इसका क्या मतलब है? कैल्शियम आयंस जो हैं वो मसल्स के मूवमेंट के लिए, जो कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं. ओके, जब भी कोई इंपल्स कंडक्ट की जाती है फ्रॉम द ब्रेन थ्रू मोटर न्यूरॉन्स टू द मसल सेल्स, तो फौरी तौर पे कैल्शियम आयंस को रिलीज करवाना, दिस इज द फंक्शन ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था? अभी मैंने आपको बताया, इट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इनसाइड द मसल सेल्स. यस, अब जब कैल्शियम आयंस मौजूद होंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, तो उसी सूरत में आपके मसल्स जो हैं वो उतना ही इमीडिएट और क्विक रिस्पांस दे सकेंगे, जिसको हम रिफ्लेक्सेस बाद में कह देते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस वाज एन एडिशनल पॉइंट कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनसाइड द मसल्स इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वहां पे इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये कैल्शियम आयंस को जखीरा करके रखता है, और फौरी तौर पे जैसे ही मैसेज आता है दिमाग से कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करो, तो फौरी तौर पे इसका काम है कैल्शियम आयंस रिलीज करना. जैसे ही कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप कर दी जाएंगी. ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद यहां पे भी वही कॉमन फंक्शन हम ऐड कर रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट.
Okay, mechanical support provide करता है to the cell. Okay, then the last point is blebbing. Blebbing क्या चीज है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्पेशली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ट्यूबुलर एंड्स हैं, जो किनारे हैं इसके, वहां से छोटे छोटे वेसिकल्स बन के डिटैच होते रहें, निकलते रहें इस तरह से. ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लेबिंग. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो किनारे हैं, जो आखिरी सिरे हैं, वहां से छोटे 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 बबल्स और छोटे वेसिकल्स बन के डिटैच होते रहें. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लेबिंग and it is also one of the important functions of smooth endoplasmic reticulum. All right students, so smooth endoplasmic reticulum को यहीं पे खत्म करें. Next हम continue करते हैं with the ribosomes. जी students, after the endoplasmic reticulum, आपकी बुक के sequence के accordingly, the next topic is ribosomes. Okay, so ribosomes को अब जरा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि ribosomes सेल के अंदर क्या important function perform कर रहे हैं. Ribosomes. Ribosomes बहुत छोटे granular structures that can be present attached on the endoplasmic reticulum as well as they can be dispersed in the cytoplasm. Okay? या तो endoplasmic reticulum के साथ जुड़े हुए मौजूद होंगे, वहां पे इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये स्कैटर्ड हों, बिखरे हुए पड़े हों, वहां पे भी इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है. तो जिस भी सूरत में मिले, काम इनका एक ही है और वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, सो वन बाय वन इन सब चीजों को हम अभी देखते हैं. सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं राइबोसोम्स को. टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स. और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड करने लगा हूं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड. ओके, इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती. चूंकि मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स कहलाएंगे, तो दे कैन बी फाउंड बोथ इन द यूकैरियोटिक सेल्स एज वेल एज इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स. ओके, यूकैरियोटिक सेल्स जिनके पास डेफिनेट न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक सेल है जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और साथ ही साथ कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल आपको वहां पे नजर नहीं आएगा. राइबोसोम्स के पास मेम्ब्रेन नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स. ओके स्टूडेंट्स, सो टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स दैट आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड present on rough endoplasmic reticulum, to be more specific, and cytoplasm. Okay, ये easiest definition है ribosomes की. Next, इसको अगर हम देखें chemically, तो एक बड़ी जबरदस्त चीज यहां पे नजर आती है, chemical composition. These organelles of the eukaryotic as well as the prokaryotic cells, they are made up of proteins and nucleic acids. Okay, जितने भी membrane bounded organelles हैं, जैसे endoplasmic reticulum हमने देखा है या बाकी organelles study करेंगे, membranes हैं तो phospholipids और proteins के बने होते हैं. Okay, but ribosomes, they are made up of proteins and they are made up of nucleic acid, और इन न्यूक्लिक एसिड्स में से राइबोसोमल RNA. ओके, सो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स का जो प्रोपोर्शन है, जो मिकदार है, वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है. ओके, जो राइबोसोमल RNA, इट इज फाउंड 40 to 50% inside the ribosome. So इसी के accordingly जो प्रोटीन्स हैं, they will be what? 50 to 60% inside the ribosome. So mostly 50% अमाउंट होती है इनकी, लेकिन जो हमारे पास ज्यादा एक्यूरेट वैल्यूज हैं उनकी रेंज ये हो सकती है. अब इनकी केमिकल कंपोजिशन देखें, प्रोटीन्स के बने हुए और न्यूक्लिक एसिड्स के बने हुए, तो दे हैव
another chemical name as well. इनको हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स भी कह सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये नाम किस वजह से रखा गया है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, राइबोसोमल आरएनए की वजह से, ओके, एंड प्रोटीन्स, उनके अंदर जो प्रोटीन्स हैं उसकी वजह से। सो द राइबोसोम्स कैन आल्सो बी नेम्ड एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स। ये इनकी केमिकल कंपोजिशन है। देन अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से दो बातें हमने याद रखनी है। पहले तो इनकी अपनी जो अलग अलग साख्तें इनके अंदर मौजूद हैं, और फिर एक छोटा सा कंपैरिजन है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का। ओके, तो ये दोनों पॉइंट स्ट्रक्चर के अंदर ऐड कर रहा हूं मैं। द फर्स्ट वन इज नॉर्मली द राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ 2 subunits, a smaller subunit and a larger subunit. Okay students, normally कोई भी ribosome, whether it is eukaryotic ribosome or it is a prokaryotic ribosome, it is made up of 2 subunits. ये 2 subunits पे मुश्तमिल है, एक छोटा हिस्सा है और एक उसका बड़ा हिस्सा है। इन दोनों का कंपैरिजन हम देखते हैं यहां पे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स को कंपेयर करके। यूकैरियोटिक राइबोसोम and ribosome. जी स्टूडेंट्स, यूकैरियोटिक present in the eukaryotic cells, prokaryotic present in the prokaryotic cells. लेकिन जो डिफरेंस है इन दोनों का, यहां पे मेम्ब्रेन्स का होना या ना होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको डिफरेंशिएट किसी और बुनियाद पे किया जा रहा है। ओके, तो किस बुनियाद पे इनको डिफरेंशिएट किया जा रहा है? पहले मैं स्मॉलर सब यूनिट लिखने लगा हूं, SSU, okay, smaller subunit. Inside the eukaryotic ribosomes, it is 40S, okay, and the larger subunit is 60S. अब यहां पे फौरन सवाल आना चाहिए था कि S क्या चीज है? Okay, so S is the Swedberg unit. It is known as Swedberg unit, and it is the unit of sedimentation rate during centrifugation. जब हम इन ऑर्गेनल्स को स्टडी करने के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमा रहे होते हैं, तो उस वक्त ये अपनी डेंसिटी के लिहाज से मूव कर रहे होते हैं। जो हैवी होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वो नीचे चला जाएगा, जिसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली कम होगी वो उसके ऊपर आ जाएगा। तो इस चीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट बनाया गया है, दैट इज नोन एज स्वेडबर्ग कोएफिशिएंट, और इट इज आल्सो नोन एज द स्वेडबर्ग यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे स्वेडबर्ग यूनिट्स 40S और 60S स्वेडबर्ग यूनिट्स को मेंशन करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन, prokaryotic ribosomes, they are the smaller subunit is 30S and the larger subunit is 50S. Okay, but अब यहां पे एक ट्विस्ट आने वाला है, और वो ट्विस्ट क्या है कि असूलन तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो इसको 100S बन जाना चाहिए, ओके, द यूकैरियोटिक राइबोसोम। लेकिन जब हम कलेक्टिवली यूकैरियोटिक राइबोसोम को देखते हैं तो हम कहते हैं द यूकैरियोटिक राइबोसोम इज 80S राइबोसोम। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका क्या जवाब है? ये जो बीच में 20S का डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस किस वजह से है? ऑलराइट, अब आपने जो बात याद रखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने लगा हूं कि यहां पे सिर्फ जमा कर देना ही स्वेडबर्ग यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए काफी नहीं है। ओके, 60 और 40 इंडिविजुअल सेडिमेंटेशन रेट्स हैं दोनों सब यूनिट्स के, बट
एज अ होल जब राइबोसोम्स को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू सेपरेट किया जाता है बाकी ऑर्गेनेल्स की निस्बत, तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स दे ऑलवेज सेटल डाउन एट ATS. ऑलराइट स्टूडेंट्स, आफ्टर द यूकैरियोटिक राइबोसोम हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की तरफ अगर देखें तो वहां पे स्मॉलर सब यूनिट इज 30S एंड द लार्जर सब यूनिट इज 50S. तो एज अ होल इसको कितना होना चाहिए 80S, लेकिन ऐसा नहीं है. यहां पे भी जो कंप्लीट राइबोसोम स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट की जो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो सेडिमेंटेशन रेट है वो है 70S. ओके स्टूडेंट्स, अगेन 30S is the smaller subunit, 50S is the larger subunit. इनको हमने sum up नहीं करना, इनको जमा नहीं करना, बल्कि 70S क्या है? That is the sedimentation rate of the complete prokaryotic ribosome. All right, students. So ये इसके अंदर एक technical point है जो आपने अपने ज़हन में रखना है. Now, the smaller and the larger subunits, they are attached with the help of magnesium ions. Okay, so अगर ये पूछ लिया जाए what is the role of the magnesium in ribosomes, तो आपने याद रखना है it controls the attachment of two subunits. Okay students, so ये है magnesium ions की significance कि ये दोनों सब यूनिट्स को आपस में जोड़ के रखने के लिहाज से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. देन कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ द राइबोसोम्स. राइबोसोम्स के अपने फंक्शंस की जरा बात कर लें तो राइबोसोम्स क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल. ओके, प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं ये सेल की. सेल के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स की जरूरत होती है, न्यूक्लियस क्या करता है? वो मैसेंजर आरएनए के जरिए पैगाम भिजवा देता है राइबोसोम्स को कि मुझे इस सीक्वेंस में अमाइनो एसिड्स जोड़ के तो एक मखसूस प्रोटीन बना के दे दो. तो राइबोसोम्स जो हैं वो फौरी तौर पे प्रोटीन्स बनाने में लग जाते हैं. वो बेशक कोई एंटीबॉडीज बनानी हो या कोई एंजाइम्स बनाने हो, कोई हार्मोन्स बनाने की जरूरत है, या फिर कोई और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाने की जरूरत है, जैसे कि एक्टिन और मायोसिन हमारे मसल्स के प्रोटीन्स हैं. तो कोई भी प्रोटीन बनानी हो, दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम्स. ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे एक और सवाल आपके जहन में आना चाहिए था, और वो क्या है कि प्रोटीन फैक्ट्रीज तो राइबोसोम्स हैं, तो राइबोसोम्स की फैक्ट्रीज कौन है? ओके, तो आप लोगों के लिए मैं यहां पे ये पॉइंट ऐड करने लगा हूं. न्यूक्लियोलस is the factory of ribosomes. Ribosomes are synthesized inside the nucleolus. ये न्यूक्लियोलस के अंदर बनाए जाते हैं. न्यूक्लियोलस के अंदर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वहीं पे that is the point for the transcription of ribosomal RNA. Okay, so chemical composition में हमने ये पॉइंट देखा है कि राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स मिलकर राइबोसोम्स बनाते हैं. तो राइबोसोमल आरएनए खुद भी न्यूक्लियोलस के अंदर ट्रांसक्राइब किया जा रहा है, वहीं पे बनाया जा रहा है, डीएनए से इसको कॉपी किया जा रहा है. तो साथ ही प्रोटीन्स ऐड किए जाएंगे और राइबोसोम्स को मुकम्मल कर दिया जाएगा. फिर उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर पोर्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं, वहां से इन राइबोसोम्स को पुश कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच हो जाते हैं और बाकी जो है वो साइटोप्लाज्म में बिखर जाते हैं. उसके बाद स्टूडेंट्स एक शॉर्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर पोलिसोम्स? जी, पोली मैनी, सोमा बॉडी. ओके, सो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जब आपस में कंबाइन हो जाएं तो वो बहुत सारी बॉडीज मिल जाएंगी. तो यहां पे हम जिन बॉडीज की बात कर रहे हैं, दे आर राइबोसोम्स. इसको डिफाइन करते हैं, मेनी राइबोसोम्स
attached to one strand of messenger RNA to synthesize large amount of proteins by the process of translation. ओके स्टूडेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जब बहुत सारे राइबोसोम्स एक ही मैसेंजर आरएनए के धागे के साथ अटैच हो जाएंगे, और अटैचमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, द स्मॉलर सब यूनिट ऑलवेज बाइंड्स विद द मैसेंजर आरएनए। ओके, राइबोसोम का जो स्मॉलर सब यूनिट है हमेशा वो अटैच करेगा मैसेंजर आरएनए को अपने साथ, और आहिस्ता आहिस्ता उसको ट्रांसलेट करता जाएगा, ट्रांसलेट करेगा, उसके अकॉर्डिंगली अमाइनो एसिड्स अटैच किए जाएंगे और फिर उसके बाद प्रोटीन्स बना दिए जाएंगे। ओके, सो पॉलीसोम्स की जरूरत कब पेश आती है, तो इसके लिए आप लोग ये पॉइंट अपने ज़हन में रख सकते हैं कि जब कभी भी सेल को बहुत ज्यादा मिकदार में किसी प्रोटीन को बनाने की जरूरत पेश आ जाए, तो उस वक्त बहुत सारे राइबोसोम्स एक ही मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट करने में लग जाते हैं, और वो बिल्कुल एक बीडेड स्ट्रक्चर की तरह नजर आते हैं, जैसे एक धागे के ऊपर तस्बीह के दाने पिरोए हुए होते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, इस वजह से इसका नाम भी हमने रख दिया है पॉलीसोम्स। ओके, तो प्रोडक्ट्स हमारे क्या हैं? प्रोटीन्स अगेन। सो इसका मतलब ये है कि द राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज, द पॉलीसोम इज एन एग्रीगेट स्ट्रक्चर, एक बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिनका काम फिर वही रहेगा प्रोटीन्स बनाना। तो इसके साथ ही आज का सेशन, आज का लेक्चर खत्म।